अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। मध्य पूर्व यानी अरब दुनिया के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस, सैन्य ठिकाना जिसको कहते हैं अल उदीद एयरबेस, जो कतर में है, इस समय ईरानी मिसाइलों की जद में है। ईरान ने कतर के अंदर एक बार फिर से अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। और इसी के साथ साथ देखते रहे, बताया गया है कि मिसाइल एंड ड्रोन अटैक आर स्टिल ऑन गोइंग, यानी अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। मध्य पूर्व यानी अरब दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ा अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना बना हुआ है वो कतर के अंदर मौजूद है। उसका नाम है अल उदीद एयरबेस। ईरान की तरफ से आज इस सैन्य ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार कोशिश कर रहा था अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की, लेकिन कतर के अंदर लगे रेडार सिस्टम की वजह से अभी तक ये सैन्य ठिकाना बना हुआ था। कल ईरान की तरफ से पहले इस रेडार सिस्टम को निशाना बनाया गया, उसके फौरी बाद आज ईरान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अमेरिका का ये सैन्य ठिकाना कतर के अंदर पूरी तरह से आग के हवाले हो गया है। तो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे इजराइल और अमेरिका ईरान के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वैसे वैसे ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है। आज 5 मार्च की खबर आपको बता रहा हूं, थोड़ी ही देर में 6 मार्च लगने वाला है। आपको बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से ये किया गया है, ये माना जा रहा है। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर आई है इराक से। इराक के अंदर जो कुर्दिश लड़ाके रहते हैं, उन्होंने ईरानी बॉर्डर को भेद कर ईरान के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ईरानी IRGC की तरफ से उन पर बड़े हमले किए गए, जिसके बाद तमाम कुर्दिश लड़ाके न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। यानी कि एक भी कुर्दिश लड़ाका ईरान के अंदर घुसने में सक्षम नहीं हो पाया। जैसा कि बार बार वहां से स्टेटमेंट आ रहा था कि हम ईरान पर जमीनी कार्रवाई करेंगे, तो तमाम मंसूबे कुर्दिश लड़ाकों के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। हमारे भाई अशोक कुमार पांडे की ये रिपोर्ट है। अशोक कुमार पांडे के मित्र इस समय ईरान के अंदर हैं, उनके दोस्त। तो मोबाइल के थ्रू और तमाम चीज़ों के थ्रू उनको लाइव इस समय जानकारी मिल रही है ईरान की रियलिटी क्या है। अब तक आपने गोदी मीडिया और तमाम जगहों पर देखा होगा, लेकिन ईरान में मौजूद बंदे अशोक कुमार पांडे को जो रियलिटी और जो सारी चीजें बता रहे हैं, उससे आपका वाकिफ होना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, उसके बाद आप और हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इधर देश के अंदर होली चल रही थी और वहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वार चल रहा है, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहा था। और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी वाटर के नजदीक, यानी भारत की जो जल सीमा है उसके नजदीक, जिस तरह से डीना जो ईरान का जहाज था जो इंडिया आया हुआ था, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा। उसको जिस तरह से अमेरिका ने डुबोया है और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से खामोश बैठी रही है, उसने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि भारत की इस पूरी लड़ाई में क्या भूमिका होने जा रही है, क्या उसने अमेरिका और इजराइल के साथ अपने आप को पूरी तरह से टैग कर लिया है। लेकिन पहले बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच में जो वार चल रहा है। देखिए, एक चीज तो इस पूरे वार में अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईरान की मिसाइलों को न तो थाड रोक पा रहा है, न पेट्रियाट रोक पा रहा है, न कोई आयरन डोम रोक पा रहा है। ईरान की मिसाइलें जब इजराइल के ऊपर बरस रही हैं तो ज्यादातर मिसाइलें निशाने पर लग रही हैं। कल रात को भी जो मिसाइलें वहां पर बरसी हैं, निशाना लिया है उन्होंने, जबरदस्त नुकसान हुआ है। 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान होना बताया जा रहा है। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि इजराइल ने निशाना बनाना शुरू किया है। इजराइल क्या, अमेरिका ने निशाना बनाना शुरू किया है जो मिसाइल फैसिलिटीज है ईरान की, यानी वो जगह है जहां पर ईरान की मिसाइलें रखी जाती हैं और वो जगह है जहां से ईरान की मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। कहा जा रहा है कुछ नुकसान भी हुआ है और इसी की वजह से ईरान ने अपनी रणनीति बदली है। अपनी सारी जगह ओपन करने के बजाय ज्यादा मिसाइलें फेंकने की जगह कम मिसाइलें फेंकने की रणनीति अपनाई है। कम मिसाइलें फेंको और सीधे निशाने पर लगे। और सबसे ज्यादा ये कि जो अमेरिकन फैसिलिटीज है, जहां अमेरिका के एयर बेसेस हैं, उन बेसेस को जबरदस्त तरीके से हमला करो, उनके राडार को पूरी तरह से खत्म कर दो और
अमेरिका को अंधा कर दो, जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ईरान की ये तकनीक बहुत साफ दिखाई दे रही है कि पहले अमेरिका को पूरी तरह से अंधा कर दो और ईरान कम से कम अमेरिका को अंधा करने वाली जो उसकी टेक्निक है, उस टेक्निक में पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है। कतर का राडार गया, बहरीन का राडार गया, सऊदी का राडार गया, यूएई का राडार गया और कल जॉर्डन का जो राडार है उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में इजराइल की रक्षा के लिए, वो अरब देशों की रक्षा के लिए नहीं था, इजराइल की रक्षा के लिए जो अमेरिका ने पूरा बिलियंस लगाकर सिस्टम खड़ा किया था, 3-4 दिन की लड़ाई में ईरान ने पूरे के पूरे सिस्टम को लगभग तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ये बात अमेरिका के एक्सपर्ट्स अब टीवी पर आकर, कर्नल मैकग्रेग हो या बाकी लोग हों, ये लोग टीवी पर आकर बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम जो पूरा बना था, एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरा बना था, रडार सिस्टम जो पूरा बना था, जिसको बरसों में बिलियन डॉलर खर्च करके, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बनाया गया था, वो सारा कुछ 3-4 दिन के अंदर ईरान ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन जब ये बात हो रही है तो एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है। इजराइल फॉल्स फ्लैग खेलने में बहुत होशियार है। फॉल्स फ्लैग वो हमेशा खेलता रहा है। फॉल्स फ्लैग का मतलब क्या होता है? खुद ही किसी चीज को नुकसान पहुंचा दो और फिर आरोप दूसरे के ऊपर लगा दो। आप क्या कीजिए कि अपने घर की एक कुर्सी तोड़ दीजिए और कहिए कि ये कुर्सी तो किसी और ने तोड़ी है। तो 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसा लगता है कि इजराइल ये गंदा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। पहली घटना तो आपको पता है, सऊदी अरबिया में जो हमला हुआ था ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी पर, ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा कि वो हमला हमने नहीं किया था। और खबर ये आई कि मोसाद के एजेंट सऊदी अरबिया में पकड़े गए हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ये हमला करवाया। अब यह खबर कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो शायद जंग के बाद ही पता चले। एक और बड़ी खबर आई है और इस खबर की पक्की बात हमारे पास है। साइप्रस पर हमला हुआ था। साइप्रस पर यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का जो एयरबेस है, उस पर हमला हुआ था और कहा यही गया था कि यह हमला ईरान ने किया है। अब इंग्लैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये ना मैं कह रहा हूं ना ईरान ने कुछ ऐसा कहा है, ये सीधे सीधे यूके यानी इंग्लैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि साइप्रस पर जो हमला हुआ था, साइप्रस के हमारे एयरबेस पर जो हमला हुआ था, वो हमला ईरान की तरफ से नहीं हुआ था। तो अब वो ईरान की तरफ से नहीं हुआ था तो 2 ही संभावना है, या तो हिजबुल्लाह ने हमला किया हो क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पर एक्टिव है, और या फिर इजराइल ने हमला किया हो। ज्यादा उम्मीद इसी बात की है कि इजराइल ने हमला किया हो। ये क्यों कर रहा है? वो चाहता है कि किसी भी तरह से बाकी देश इस जंग में शामिल हो जाए। कतर इस जंग में शामिल हो जाए, सऊदी अरबिया इस जंग में शामिल हो जाए, यूएई इस जंग में शामिल हो जाए। साइप्रस से तो ये होगा कि साइप्रस चूंकि यूरोप का हिस्सा है तो साइप्रस पर हमला होने से तो पूरा यूरोप शामिल हो सकता है। तो कोशिश उसकी ये है कि ईरान के खिलाफ अकेले तो वो लड़ नहीं सकता। अगर अमेरिका पीछे हाथ खींच ले तो कल उनको बैठना पड़ जाएगा, तो अमेरिका तो साथ दे ही रहा है। लेकिन बाकी मुल्क खुल के साथ देना शुरू कर दें, और मैं आपको बताऊं कि बाकी मुल्कों ने खुल के साथ देने से मना किया है। जर्मनी को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है। ब्रिटेन ने बहुत साफ कह दिया कि हम इराक की गलती नहीं दोहराएंगे, हम अपने बेस पर सुरक्षा करेंगे ताकि हमारे बेस पर कोई हमला नहीं हो, लेकिन हम ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करें। फ्रांस ने भी तकरीबन ऐसी ही बात कह दी है, थोड़े अलग लफ्जों में। स्पेन जैसे मुल्क ने तो सीधे कह दिया कि हम इस लड़ाई में कहीं से शामिल नहीं होंगे और ये लड़ाई इलीगल है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है वो इलीगल है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि स्पेन से हम व्यापार बंद कर देंगे। स्पेन ने कहा जो करना है करो, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका और इजराइल की ये जो लड़ाई है, जो ईरान पर इन्होंने हमला किया है, वो पूरी तरह से इलीगल है, इसलिए हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। ये बात स्पेन ने कम से कम बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो अमेरिका के साथ कोई फौजें नहीं आ रही दूसरे मुल्कों की। कनाडा ने भी ये बात क्लियर किया है कि हम इस लड़ाई में शामिल होने वाले नहीं। ये जो हमला किया गया है वो सही नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ। तो ऐसे में इजराइल चाहता है कि दूसरी जगहों पर, दीगर जगहों पर हमला हो, उनको ये लगे कि ईरान ने हमला किया है और फिर वो हमले में शामिल हो। लेकिन फिलहाल ऐसा करने से लगभग सबने इनकार किया है। कोई भी अरब मुल्क फिलहाल इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता है इजराइल की तरफ से।
जानते हैं, पढ़ने का मतलब है कि एक तो एयर डिफेंस उनका जितना सिस्टम है वो खत्म हो गया है, और जो बचा खुचा है वो अमेरिका उठा उठा के इजराइल ले जा रहा है, क्योंकि उसको इजराइल की तो चिंता है, अरब मुल्कों की कोई चिंता नहीं। ये तो एक तो बिना एयर डिफेंस के ईरान के सामने, ईरान की मिसाइलों के सामने उनकी हालत खराब हो जाएगी, और दूसरा वो जानते हैं कि इजराइल की तरफ से लड़ने का मतलब है अपनी पूरी तरह से तबाही और बर्बादी कराना। ये भी जान लीजिए कि अगर इजराइल की तरफ से जाएंगे तो कम से कम 2-3 मुल्क तो ऐसे हैं जहां पर सत्ता भी पलट सकती है, जो शाह शहनशाह गद्दी पर बैठे हैं वो भी पलट सकती है, इसलिए फिलहाल वो हमला नहीं कर रहे। जंग चल रही है और जंग पूरी ताकत से चल रही है। ईरान के ऊपर भी कई हमले हुए हैं, कई शहरों में ईरान पर हमले हुए हैं, और ईरान में भी काफी नुकसान हुआ है। 700 के आसपास लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, तो ईरान के ऊपर भी हमला हो रहा है। ईरान को भी लगातार हमला झेलना पड़ रहा है, और ईरान पलट के भी हमला कर रहा है। तेल अवीव में भी गाजा जैसे सीन्स लगातार दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी भारी तबाही हो रही है। अब यहाँ 2-3 बातें रुककर और कर लेनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो डीना जहाज के बारे में। डीना जहाज भारत के इनविटेशन पर है, भारत ने बुलाया था। भारत के अंदर नेवल एक्सरसाइज जो हो रही थी विशाखापट्टनम में, साउथ में, वहां बाकायदा बुलाया गया था ईरान के जहाज को। ईरान से कहा गया था अपना जहाज भेजें, तो ईरान ने वो जहाज भेजा था। तो नंबर 1, वो कॉम्बैट जहाज नहीं था, वो लड़ने के लिए नहीं आया था, वो एक ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए आया था। उसको पूरा सम्मान दिया गया था। विशाखापट्टनम में जो रैली निकली थी उसमें वो भी शामिल थे, उनको पूरा सम्मान दिया गया था, राष्ट्रपति से मुलाकात कराया गया था, दोस्ती रिश्ता ये सारी बातें की गई थी। और इन सब बातों के बाद जब आपका ये खत्म हो जाता है, अभ्यास खत्म हो जाता है, ड्रिल खत्म हो जाता है, और वो जहाज लौट कर अपने घर जा रहा था, जो कॉम्बैट जहाज नहीं था, लड़ने नहीं जा रहा था, हमला नहीं करने जा रहा था, अपने घर जा रहा था ड्रिल में हिस्सा लेकर, तो जहां हिंदुस्तानी जल सीमा खत्म होती है उसके थोड़ा आगे, यानी हिंदुस्तानी जल सीमा के बाहर, उसके ऊपर हमला करता है अमेरिका का वो जहाज जो उसी ड्रिल में हिस्सा लेने आया हुआ था। टारपीडो से हमला किया जाता है, जहाज को डुबाया जाता है, जहाज के 80 से ज्यादा जो मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, वो मारे जाते हैं, काफी मेंबर गायब हैं। 2 चीजें यहां पर है, पहला तो वो आपका मेहमान था और आपके यहां से लौट के जा रहा। दूसरी बात, जो बड़ी बात यह है कि डूब जब गया जहाज, जहाज के ऊपर हमला हुआ, श्रीलंका की नेवी को पता चला, तो श्रीलंका की नेवी वहां पर भाग कर गई और जितने लोग बच सके उनको बचाने की कोशिश की, जो मारे गए थे उनकी लाशें अपने पास लाने की कोशिश की ताकि उनका सही तरीके से उनको ईरान को वापस भेजा जा सके। लेकिन भारत की नेवी बिल्कुल खामोश रही। भारत की नेवी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, भारत की सरकार यानी मोदी की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये अपने आप को हिंद महासागर का कस्टोडियन कहते हैं, लेकिन उसी हिंद महासागर में एक जहाज को डुबो दिया गया, 150 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ी, और भारत की तरफ से उसको रोकने की कोशिश तो छोड़ दीजिए, जो लोग डूब रहे थे उनको बचाने की भी कोई कोशिश नहीं हुई, जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं, वो भी नहीं किया गया। इसका मतलब क्या? और इसके साथ आप जोड़ दीजिए कि युद्ध के ठीक पहले नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं, उसके साथ आप जोड़ दीजिए कि वहां के अमेरिका के जो राजदूत हैं वो हमारे वेस्टर्न कमांड पे जाते हैं, उसके साथ मीटिंग करते हैं, तस्वीरें आती हैं, पहली बार होता है किसी और देश का राजदूत हमारा वेस्टर्न कमांड देखने जाता है। और उसके बाद ये घटना अगर होती है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या इस पूरी घटना में कोई मिलीभगत थी? लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या आप अमेरिका और इजराइल के साथ इस तरह से आ गए हैं कि ईरान का एक ऐसा जहाज जो लड़ने नहीं आया था, जो आपकी जल सीमा के पास डूब रहा था, आपने उसके नाविकों को बचाने की भी कोशिश नहीं की? अपनी इन हरकतों से आप देखिए ईरान के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब ईरान के सर्वोच्च लीडर को मारा गया तो एक शब्द नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा उसकी निंदा करते हुए। ईरान के ऊपर हमला हुआ, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को नहीं पता है। नरेंद्र मोदी ने एक बार इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि कैसे इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर। और उसके बाद जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है तो जितने अरब मुल्क हैं सबके लिए ट्वीट किया उन्होंने। कतर के लिए ट्वीट किया, वहां कहा कि जो हमला हुआ है गलत है। सऊदी अरबिया के लिए ट्वीट किया कि वहां जो हुआ गलत है। यूएई के लिए क्या, सबके लिए। यानी बात
हमला तो गलत, लेकिन ईरान पर हमला हो तो ठीक है। अगर आप बाकी सब हमलों की आलोचना करते हैं लेकिन ईरान पर होने वाले हमलों की आलोचना नहीं करते हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उनको आप सही मानते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप पूरी तरह से इजराइल के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपने ईरान को दुश्मन करार कर दिया है, और ये भारत की पूरी विदेश नीति को पलटना हुआ। भारत ने कभी भी इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं किया है। और वैसे भी नहीं, ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई है। इसमें हम एक पार्टी क्यों बन रहे हैं, भारत एक पार्टी क्यों बन रहा है, ये एक इतना बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जाएगा। और इस कदर पार्टी बन जाना कि एक जहाज डूब रहा है, उसके नागरिक डूब रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश नहीं करना, ये अपने आप में इनह्यूमन भी है। और ये भी सवाल उठाता है कि आखिर क्या मजबूरी है कि भारत सरकार इस तरह से इजराइल के अंडर में काम करती हुई नजर आ रही। आप अमेरिका के अंदर देखिए, अमेरिका के अंदर कल सीनेट की ब्रीफिंग हुई, यानी सीनेट के जितने मेंबर हैं, संसद के मेंबर हैं, उनको बुलाकर बताया गया कि ईरान में क्या हो रहा है। वहां से निकलने के बाद आप डेमोक्रेट को छोड़ दीजिए, तमाम रिपब्लिक मेंबरान ने भी ये बात कही कि ये लड़ाई ट्रंप जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है हमें नहीं पता, और ये लड़ाई रोकनी चाहिए। डेमोक्रेट्स तो कह ही रहे हैं, बर्नी सैंडर्स जो डेमोक्रेट है उनका तो आया ही कि इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमको रोकनी चाहिए। लेकिन रिपब्लिक यानी ट्रंप की पार्टी के लोग भी इसके मुखालिफत कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भारत में हम एकदम खामोश बनकर बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ भारत सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। इसका क्या मतलब होता है? आखिर इजराइल के इतने नजदीक आप कैसे चले गए, ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जाए। जहां तक जंग का सवाल है, जंग चलेगी लंबी। मैं आपको साफ बताऊं कि या तो ये हफ्ता जो चल रहा है ये खत्म होते होते जंग के रुकने का कोई मामला आएगा, और या फिर ये जंग लंबी चलेगी, काफी लंबी चलेगी, ये बात आप तय जान। और इस लंबी जंग के बीच आप जो रोल निभा रहे हैं वो दुनिया भर में आपकी स्टैंडिंग को कमजोर करता है। श्रीलंका ने पहल लेकर भारत के ऊपर बढ़त बना ली कि श्रीलंका ने कम से कम अपने पड़ोस में जब इस तरह की घटना हुई तो लोगों को बचाने की कोशिश की। आपने लोगों को बचाने तक की कोशिश नहीं की, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। और इसके बाद आप याद रखिए कि अमेरिका का हर जहाज टारगेट हो गया है ईरान का। कहीं भी किसी भी पानी में अमेरिका के जहाज को अगर वो डुबोता है, कैसा भी जहाज, सामान ले जा रहा हो, इंसान ले जा रहा हो, कैसा भी जहाज हो, अगर ईरान उसको डुबोता है तो वो बिल्कुल ये बात कह सकता है कि आपने हमारा नॉन कॉम्बैट जहाज डुबोया था, हम भी आपका नॉन कॉम्बैट जहाज डुबाते हैं, वो लेजिटिमेट टारगेट। और साथ में ये सब नाटक करने का क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने के चलते भारत में तेल की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 24 दिन का तेल हमारे पास है। बताया जा रहा है कि कंपनियों को गैस देने में राशनिंग की जा रही है। ये सब बातें सामने आ रही, लेकिन वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना और रशिया के लिए ईरान ने खोला हुआ है। यानी चाइना और रशिया के अगर जहाज जाएंगे तो उनके ऊपर कोई रोक नहीं होगा। आपका जहाज अगर जाएगा तो उस पर बम बरसाया जा सकता है। पहले ही दसियों ऐसे जहाजों पर ईरान ने बम बरसाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ईरान ने भी आपको अब फाइनली दुश्मन देश का दर्जा दे ही दिया है कि केवल चाइना और रशिया दो मुल्क हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, इसलिए उनकी जहाज तो हम जाने देंगे, लेकिन बाकी किसी की जहाज नहीं जाने देंगे। और हिंदुस्तान को उसी बाकी में शामिल किया है ईरान ने। तो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट देखकर आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं भी ऐड करता चलूं। आपको याद होगा आज सुबह की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर में भारत की नेवी के मेहमान जो ईरान की नेवी का एक जहाज था, पानी वाला जहाज, उसको निशाना बनाया था अमेरिका ने। तो अब ईरान की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिका के एक जंगी युद्धपोत, साइड में आप मेरे देखिए यहाँ पर बताया गया है, द पब्लिक रिलेशन ऑफिस ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स अनाउंस दैट द IRGC टारगेट ए US ऑयल टैंकर अर्ली मॉर्निंग। आज सुबह अमेरिका के एक तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया है पर्शियन गल्फ के अंदर। पर्शियन गल्फ को तो आप लोग जानते ही, ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है, लेकिन अमेरिका वहां पर अपनी ताकत के बल पर किसी ऑयल टैंकर को गुजारने की कोशिश कर रहा था, जिसको ईरान ने निशाना बना लिया है। और लगातार ऐसा निशाना बनाया है कि अभी भी उस टैंकर के
पूरी तरह से डैमेज होने की कगार पर वो जाकर खड़ा हो गया है। ईरान की तरफ से लगातार रिटेलिएशन किया जा रहा है। जैसे जैसे इजराइल अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे हैं, ईरानी जहाज़ों को तबाह कर रहे हैं, वैसे वैसे ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरान ने आज एक और नए देश पर हमला किया है जिसका नाम है अजरबैजान। साइड में देखिए, ईरान हैज अटैक्ड अजरबैजान एंड ईरानियन अर्च टू ड्रोन डायरेक्टली इंपैक्ट्स नेकेवन एयरपोर्ट अजरबैजान, यानी कि ईरानी ड्रोन ने अजरबैजान के एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। बार बार ईरान ये कह रहा है कि हम लगातार अलग अलग देशों पर जो हमला कर रहे हैं, इसका मकसद उन देशों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि केवल उन जगहों पर हम हमला कर रहे हैं जहां से अमेरिका का या इजराइल का ताल्लुक है। तो अजरबैजान के इस एयरपोर्ट को जो निशाना बनाया है, इससे इजराइल और अमेरिका का क्या ताल्लुक है ये तो ईरान ही जानता होगा। लेकिन ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों का पूरी तरीके से जवाब दे रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा कुछ और नई ताज़ा जानकारी लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।